नमस्कार बच्चों, मैं आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका सुनीता झा आप सबसे एक बार फिर से मिल रही हूँ अपने उस नए सेक्शन में जो अभी अभी हमने शुरू किया है, स्टोरी टेलिंग। मैं एक और नई कहानी के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। बच्चों, ये कहानी जो है इससे मैं भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि ये कहानी मेरे भैया सुनाया करते थे। मेरे भैया अक्सर, हाँ, वैसे समय में जब हम कोई काम अधूरा छोड़ देते थे या उनके एक्सपेक्टेशन के बराबर नहीं होता था, तो अक्सर हाँ हम लोगों को कहते थे, राजा जी की सिपाही हो तुम लोग। हमेशा चिढ़ाते भी थे, कभी कभी हंसी भी आ जाती थी और कभी कभी गुस्सा भी आता था, हम लोग लड़ भी लेते थे। पर आज मैं चाहती हूँ कि एक बार कम से कम वो चिढ़ाएं मुझे। खैर, आगे बढ़ते हैं और लौटते हैं हम लोग अपनी कहानी की ओर। बच्चों, ये कहानी जो है वो राजा की है, उनके सिपाहियों की है और उनके राज्य की व्यवस्था की है। सुनते हैं क्यों कहते थे भैया हम लोगों को राजा जी के सिपाही। एक राज्य था, उस राज्य का राजा था जो कि बड़ा ही प्रजापालक था, अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाला। उस राज्य में, जैसे कि हर राज्य में हुआ करता है, सैनिक भी होते हैं, सेनापति भी होते हैं और प्रधानमंत्री भी हुआ करते हैं। उस राज्य में भी थे। राजा का एक नियम था, वो समय समय पर प्रजा के साथ ऐसी सभाएं किया करता था जिसमें प्रजा अपने मन की बात महाराज के सामने रख पाते थे। कोई तकलीफ हो, कोई दुख हो, कोई बात हो, तो वो उनसे बताकर उसका हल भी ढूंढने की कोशिश किया करते थे। उस राज्य के एक सैनिक को भी एक प्रश्न बार बार परेशान कर रहा था। वो सोचता था कि महाराज से इस प्रश्न का उत्तर पूछ लिया जाए, फिर डरता भी था कि कहीं महाराज इस प्रश्न को सुनकर नाराज ना हो जाए। इसी हाँ ना में उसने कई दिन बिता दिए। बेचैन रहता था, हमेशा उद्विग्न रहता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसने तय किया कि जाने दो, महाराज जो फैसला करेंगे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन इस बेचैनी को और आगे नहीं झेला जा सकता। मैं महाराज से प्रश्न पूछूंगा। और उसने क्या किया कि उसी सभा में जाकर उस प्रश्न को पूछने का उपक्रम किया। उसने महाराज से कहा, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? महाराज ने कहा, जरूर सैनिक, तुम लोगों के बल पर ही तो हमारा राज्य चलता है, सुरक्षित है। तुम्हारे मन में अगर कोई प्रश्न है तो तुम जरूर उसे पूछो। अगर मेरे पास उत्तर हुआ तो तुम्हें जरूर दूंगा। अगर तुम्हारी कोई परेशानी हुई तो उसे हल करने की भी कोशिश जरूर करूंगा। सैनिक ने इस आश्वासन को सुना और प्रसन्न होकर प्रश्न पूछ लिया। उसने कहा, महाराज, हम मेरे जैसे बहुत से सैनिक आपके राज्य में काम करते हैं। राजा ने कहा, बिल्कुल, हम सब दिन रात आपकी सेवा में रहते हैं। कभी कभी सारे सारे दिन खड़े रह जाते हैं, रात रात भर जागते हैं। महाराज ने कहा, बिल्कुल सही। उसने कहा, कोई युद्ध भी होता है तो हम सबसे आगे खड़े होते हैं अपने प्राण त्यागने के लिए, अपने प्राण लगाने के लिए। हम आपकी रक्षा करते हैं। राजा ने कहा, बिल्कुल करते हो। हम बहुत प्रसन्न हैं इस बात से कि हमारे राज्य के सैनिक इतने कर्मठ हैं, अपने कर्तव्य को समझते हैं। राजा ने उसके हर बात में हामी भरी। तो राजा ने पूछा कि ये सब तो मुझे पता है और मैं इस सब के लिए बहुत प्रसन्न भी हूँ, तुम लोगों का आभार भी व्यक्त करता हूँ, लेकिन तुम्हारा प्रश्न क्या है? सैनिक ने कहा, महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि जो सैनिक आपके लिए दिन रात एक करके बैठे रहते हैं, इतनी तकलीफ झेलते हैं, अपनी जान लगाए रहते हैं, उन सैनिकों की तनख्वाह इतनी कम है और जो प्रधानमंत्री आपके बगल में सिंहासन पे बैठे रहते हैं, उस प्रधानमंत्री की तनख्वाह हमसे इतनी ज्यादा है, क्यों है? क्योंकि वो तो कोई ऐसा काम करते नहीं, आपको कोई सलाह मशवरा देते हैं, आपसे बात विचार करते हैं, फिर अपने घर जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। पर हमारा सोचिए, हम कई बार महीनों अपने घर से भी दूर रहते हैं, अपने परिवार से भी दूर रहते हैं। तो फिर ये भेदभाव क्यों है? ये सिर्फ आपके राज्य में नहीं होता, ये सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा नियम क्यों बना है। महाराज हंस दिए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, सैनिक, तुम्हारा प्रश्न बहुत लाजवाब है,
तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, एकदम सोच विचार के ये प्रश्न किया, मुझे पसंद आया और मैं तुम्हें इसका उत्तर भी ज़रूर दूंगा। लेकिन अगर मैंने तुम्हें इस तरह से बोलकर उत्तर दिया तो शायद तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे मन का ये असंतोष जो है वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे सामने दिखाऊंगा, फिर तुम मुझे उत्तर देना कि जो ये तनख्वाह या सहूलियत की बात है वो सही है या नहीं। सैनिक ने कहा, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, जैसा आप कहें। और सैनिक उस दिन बड़ा प्रसन्न था। हालांकि उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था, लेकिन उसने अपने मन की बात महाराज के सामने रख दी थी और महाराज उससे क्रोधित भी नहीं हुए थे। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया। सैनिक ने भी उस बात को उतना ध्यान नहीं दिया। उसने भी सोचा कि महाराज के पास इतने काम होते हैं, जब उनको लगेगा कि उत्तर देना चाहिए वो दे देंगे। मैंने तो प्रश्न पूछ लिया, मेरा काम इतना ही था, मैं इतना ही कर सकता था। और ये सोचकर उसने अपने मन को धैर्य दे दिया और काम चलने लगा सुचारू रूप से। राजा ने भी उस बात को ज्यादा दिल पे नहीं लगाया, उनका काम भी आगे चल रहा था। कुछ समय बीते, कुछ महीने बीते। एक दिन महाराज अपने कार्यालय में बैठे हुए थे, कुछ काम कर रहे थे। वही सैनिक उनके सामने खड़ा था। तभी राजमहल के बाहर से एक जोर की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है, किसी चीज के लिए बुला रहा है। तो महाराजा ने कहा कि सैनिक, मेरे लिए एक काम करो, तुम जरा जाकर देख आओ कि बाहर कौन व्यक्ति है जो इतनी जोर से चिल्ला रहा और किसी को आवाज क्यों दे रहा है, क्या वो किसी संकट में है। सैनिक ने कहा, जो आज्ञा हुजूर, और वो दौड़ता हुआ बाहर चला गया। कुछ देर में वो लौट कर आया और उसने कहा, महाराज, बाहर तो एक सब्जी वाला है जो अपने ठेले को लेकर खड़ा है और सब्जियों को ही बेचने के लिए वो लोगों को आवाज लगा रहा है। महाराज ने कहा, अच्छा, और उसके ठेले में कौन कौन सी सब्जियां थी। सैनिक ने कहा, महाराज, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो राजा ने कहा, जाओ देख कर आओ। सैनिक दौड़ता हुआ फिर से गया और दौड़ के आया और उसने कहा, महाराज, उसके ठेले में गोभी थे, आलू थे, प्याज थे, टमाटर थे, बैंगन थे। तो महाराज ने कहा, बहुत अच्छी बात है, ऐसी सब्जियां थी, ताजी थी या नहीं थी, कितने में दे रहा है गोभी। सैनिक ने कहा, मैंने ये भी नहीं पूछा महाराज। फिर वो दौड़ता हुआ फिर गया महाराज के कहने से, और उसने क्या किया, वो फिर थोड़ी देर में लौट कर आया और आकर उसने कहा, महाराज, गोभी तो 50 रुपए किलो बेच रहा है वो, और ताजी है, ली जा सकती है। महाराज ने कहा, पर बैंगन कैसे हैं, अगर गोभी लिया और खाने का मन नहीं किया तो बैंगन कैसे हैं। उसने कहा, महाराज, आपने तो सिर्फ गोभी की कीमत पूछने के लिए कहा था, बैंगन तो पूछा ही नहीं मैंने। तो उसने कहा कि ठीक है, जाओ बैंगन के बारे में भी पूछ के आओ। फिर वो दौड़ के गया, बैंगन के बारे में पूछ कर आया और उसने आकर बैंगन की कीमत बताई। महाराज ने कहा, ये सब तो ठीक है, पर ये कौन से आढ़त से सब्जियां लेकर आ रहा है और इसे ये किस तरह से बेचने वाला है, कहीं किसी को धोखा तो नहीं देगा। उसने कहा, महाराज, ये सब तो मैंने पूछा नहीं। महाराज ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सामने खड़े हो जाओ और थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। सैनिक उनकी आज्ञा अनुसार बगल में खड़ा हो गया। सैनिक ने सेनापति को बुलाया, जो कि सैनिकों का मुख्य हुआ करता है, सेना को संभालने वाला, सेना को कमांड देने वाला। सेनापति वहां आया। महाराज ने उनसे कहा कि सेनापति जी, आप जाइए और पता करके आइए कि बाहर कौन इतनी जोर जोर से आवाज लगा रहा है और क्यों आवाज लगा रहा है किसी को। सेनापति ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वो बाहर गए और बाहर जाकर के उन्होंने जो भी पता किया आकर महाराज को बताया। उन्होंने कहा महाराज को, महाराज, बाहर एक सब्जी वाला है जो अपने ठेले के साथ सब्जियां बेचने जा रहा है। वो अलग अलग तरह की सब्जियां लिए हुए है, साथ में ताजी भी है। वो किसी को धोखा देने वाला तो नहीं लग रहा है, और जिस आढ़त से आया है वो आढ़त भी सुरक्षित है, जहां जाने वाला है वहां भी वो सब सुरक्षित है। तो महाराज ने कहा, क्या तुमने पता किया कि वो सब्जियां कितने रुपए किलो बेचने वाला है। तो नहीं महाराज, हमने तो पता नहीं किया। तो क्या तुमने पता किया कि उस सब्जी वाले को कितना मुनाफा होता है इन सब्जियों को बेचने पर। तो नहीं महाराज, मैंने ये तो पता नहीं किया। तो तुमने पता किया कि उस सब्जी वाले को सब्जियां खरीदने में और बेचने में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं या किस तरह से वो उनको झेलता है।
तो नहीं महाराज, हमें तो इस बारे में कुछ पता नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। महाराज ने कहा ठीक है, तुम भी बगल में खड़े हो जाओ और थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। उसके बाद महाराज ने प्रधानमंत्री को बुलाया और प्रधानमंत्री से भी वही कहा जैसा कि पिछले दोनों लोगों से कहा था कि प्रधानमंत्री जी, बाहर जो है सड़क पर कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है और आवाजें लगा रहा है, जरा आप पता करके आएंगे कि वो कौन है और क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा जैसी आपकी आज्ञा हुजूर, मैं जाकर पता करके आता हूँ और आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री जी भी बाहर गए और कुछ समय बाद लौटकर वापस आए। उन्होंने कहा महाराज, बाहर एक सब्जी वाला है जो अपने ठेले पे आलू, गोभी, बैंगन, टमाटर, प्याज आदि लेकर बेचने जा रहा है। महाराज, वो फलाने इस बाजार में जाकर अपनी सब्जियां बेचा करता है। महाराज ने कहा बड़ी अच्छी बात है। फिर इसने कहा महाराज, मैंने उससे ये भी पूछा कि क्या हमारे राजमहल में तुम सब्जियां पहुंचा दिया करोगे सुबह सुबह, तो कितने बजे पहुंचाओगे और कितनी कीमत लोगे? अगर महाराज ने चाहा, महाराज की आज्ञा हुई, तो हम तुमसे इस बारे में बात करेंगे और फिर तुम हर रोज सुबह यहाँ पे सब्जियां पहुंचा दिया करना, ताकि तुम्हें भी बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, कुछ मुनाफा मिल जाए और हमें भी बाजार से सब्जियां लाने से कुछ समय बच जाए। महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात है, तुमने तो बहुत कुछ पता कर लिया, क्या कुछ और विशेष है जो बताना चाहते हो? प्रधानमंत्री ने कहा जी महाराज, मैंने उससे ये पूछा कि तुम जिस आढ़त से सब्जियां लाते हो उस आढ़त में तुम्हें सब्जियां कितने की पड़ती हैं, और जब तुम बाजार में इसे बेचते हो तो तुम इसे कितने में बेचते हो और तुम्हें कितना मुनाफा होता है। मैंने उससे ये भी पूछा कि तुम्हें कर के रूप में, टैक्स के रूप में राज्य को कितना चुकाना पड़ता है, तुम्हें उस बाजार में जहां तुम सब्जियां बेचते हो वहां खड़े रहने के लिए कितनी कीमत देनी पड़ती है, बाजार के रक्षक को कितनी कीमत देनी पड़ती है। तो महाराज, उसने मुझे सब कुछ बताया और इस सब को जब मैंने जोड़ा घटाया तो मैंने देखा कि उस सब्जी वाले को कोई बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं होता। जो मुनाफा वो कमाता है उसमें उसके उस परिवार का भरण पोषण बहुत कठिन है, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है आगे। महाराज, उसके परिवार में खुशियां नहीं है क्योंकि वो उनकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता है। महाराज ने कहा ये तो बहुत तकलीफदेह बात है, क्या तुमने कुछ और सोचा है इस विषय में? प्रधानमंत्री ने कहा कि जी महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूँ और अगर आप आज्ञा दे तो उसके हिसाब से कार्य भी शुरू किया जाए। तो महाराज ने कहा हाँ हाँ बताओ क्या तुमने सोचा है? उसने कहा महाराज, हम आढ़त में एक निश्चित कीमत तय कर देंगे कि इससे ज़्यादा में कोई चीज़ ना बेची जाए। उसके अलावा बाजार में ऐसे जो छोटे व्यवसायी हैं, जो छोटे तौर पे अपना व्यापार चलाते हैं, उन लोगों के लिए एक ऐसा बाजार खोला जाए जहां उनको उस बाजार में सामान बेचने के लिए कीमत ना चुकानी पड़े। दूसरा, उनके कर में भी कुछ रियायत दी जाए और उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए ताकि वो खुशी खुशी अपना काम कर सके और कुछ और लोग भी हों जो छोटे और निजी व्यवसाय करने में झिझक रहे हैं, वो अपना व्यवसाय शुरू कर सके। महाराज, अब बताइए इस विषय में आपका क्या विचार है? महाराज ने कहा कि ठीक है प्रधानमंत्री जी, मैं इस विषय में सोचकर जल्दी ही कानून लागू करवाता हूँ आपकी सहायता से। और उसके बाद उन्होंने उस सैनिक को अपने पास बुलाया और कहा सैनिक, अब तुम बताओ, तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रधानमंत्री से ज़्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए? मैंने तुम तीनों को एक ही काम करने के लिए कहा था। तुम तीनों बाहर गए पता करने के लिए कि कौन है जो चिल्ला रहा है और किसी को आवाज़ दे रहा है। तुम 5 बार में जो चीज़ पता करके आए वो चीज़ सेनापति जी ने एक बार में पता किया, और जब प्रधानमंत्री जी उसी काम को करने के लिए गए तो उतना पूछा ही जो कि प्रधानमंत्री जानकर आए थे। उसके अलावा उन्होंने राज्य की व्यवस्था को भी जानने की कोशिश की। उन्होंने ये भी जाना कि उसकी परिस्थितियां कैसी है, राज्य में और क्या किया जाना चाहिए जिससे इस तरह के लोगों को प्रोत्साहन मिले, आगे बढ़ाया जा सके, राज्य के भविष्य के लिए क्या करना चाहिए। अब तुम मुझे बताओ कि किसे तरक्की मिलना चाहिए, किसे ज़्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए? उस व्यक्ति को जो सारी व्यवस्थाएं देखता है
लोगों से वो व्यवस्थाएं पालन करवाता है या उस व्यक्ति को जो उस व्यवस्था का पालन करता है? अब आप मुझे बताइए कि क्या सही है। सैनिक ने कहा, सही कहा महाराज, मुझसे गलती हुई, लेकिन आपने जिस प्रकार से मुझे ये उत्तर दिया उससे मेरे मन की हर शंका दूर हुई। मैं भी कोशिश करूँगा कि अपने विचारों को, अपने सोच को थोड़ा और विस्तार दे सकूं। बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये कहानी हमें बताती है कि हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने नज़रिए को किस तरह से विस्तार देना है। जो व्यक्ति अपने संकीर्ण विचारों के साथ आगे बढ़ता है, जो सिर्फ उस चीज़ को देखता है जहां उसे पहुंचना है, वो व्यक्ति कभी भी सही स्थान पर पूरी तरक्की से नहीं पहुंच सकता। हर व्यक्ति को अपने विचार को, अपने सोच को विस्तार देना चाहिए। जब हम दूर की सोचेंगे, जब हम जिस काम को करने वाले हैं या जिस जगह पे पहुंचने वाले हैं उससे आगे पीछे या उससे जुड़े हुए हर बात को, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो, समझ कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर सुरक्षित रूप से और सफलतापूर्वक अपने मंजिल पर पहुंचेंगे और बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि कैसी परिस्थितियां होती होंगी तो हमें भैया राजा जी के सैनिक कहते होंगे। तो राजा जी के सिपाही मत बनिए, राजा जी के प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कीजिए। अपनी सोच को, अपने नज़रिए को विस्तार दीजिए। हर चीज़ को देखकर, विचार कर, ठोक बजाकर आगे बढ़ें। आशा है आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो भी, नहीं अच्छी लगी होगी तो भी लाइक, डिसलाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बच्चों, आपको पता नहीं है, आपके कमेंट्स मैं इतनी खुशी से पढ़ती हूँ। जैसे पहले के समय में कोई पत्र आता था तो लोग पढ़ा करते थे ना, उनके परिवार के लोग, उनके पहचान के लोग जब चिट्ठियाँ लिखते थे तो उनकी कुशलता को जानने के लिए लोग कितनी खुशी से, एक्साइटमेंट से उसको खोलते थे। मैं भी वैसे ही आपके कमेंट्स को खोलती हूँ, पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है आपके कमेंट्स को देखकर। तो कोशिश कीजिएगा कि मुझे मेरी गलतियाँ या मेरी अच्छाई आप ज़रूर बताएं। अगर कोई सुधार करवाना भी चाहते हैं इस विषय में तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसे और बेहतर बना सकूं। तो फिलहाल इतना ही, अभी के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।